आफ्टर द ऑप्टिकल आइसोमर हम बात करेंगे कन्फॉर्मेशन आइसोमर। कन्फॉर्मेशन आइसोमर, कन्फॉर्मेशन आइसोमर की अगर मैं बात करूं तो कन्फॉर्मेशन आइसोमर क्या होता है? व्हाट इज अ कन्फॉर्मर? कन्फॉर्मर क्या होता है? कन्फॉर्मर, रोटामर, रोटेशन ना। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड क्या होंगे? फ्रीली रोटेट होंगे। क्या होंगे? फ्रीली रोटेट। ये एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, दोनों कार्बन कार्बन बॉन्ड आपस में क्या हो रहे हैं? फ्रीली रोटेट हो रहे हैं। समझ पा रहे हैं? सिंगल बॉन्ड फ्रीली रोटेट होगा। जैसे ही डबल बॉन्ड ले लेंगे, क्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फ्रीली रोटेट हो सकता है? यहाँ रोटेशन लॉक हो गया, राइट? हमने एनर्जी ज्यादा दिया और ज्यादा एनर्जी सप्लाई किया तो भी रोटेशन हो रहा है क्या? नहीं। और ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी अप्लाई किया तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बट रोटेट होगा क्या? नहीं। तो ये ध्यान में रखेंगे कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कन्फॉर्मेशन शो करेगा, बट क्या डबल बॉन्ड कन्फॉर्मेशन शो करेगा? नहीं। डबल बॉन्ड जो है वो कौन से टाइप का आइसोमर शो करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्या शो करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। वो भी उसकी कंडीशन है, क्या सारे डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे? नहीं। उसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन है कि कब ज्योमेट्रिकल आइसोमर करेगा, कब नहीं करेगा। तो कन्फॉर्मेशन आइसोमर क्या होते हैं? जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रोटेट होंगे तो ये कन्फॉर्मर बनाएंगे। हर डिग्री पे उनके रोटेशन अलग होते हैं, उनके स्ट्रक्चर क्या होंगे? अलग होंगे, बट पर्टिकुलर एंगल पे उनके नॉन कन्फॉर्मेशन माने जाएंगे। तो एवरी 60 डिग्री पे हम नॉन कन्फॉर्मेशन मानेंगे। अब ऐसा नहीं कि एवरी 60 पे ही रोटेशन होगा, इन बिटवीन 0 to 60 भी रोटेशन होंगे, बट वो कौन सा रोटेशन होगा? अननोन। कौन सा रोटेशन होगा? अननोन। 60 डिग्री वाले रोटेशन को हम एक नेम देंगे, और जो 0 to 60 के इन बिटवीन है उसको क्या बोलेंगे? अननोन। समझ में आ रहा है? तो दो टाइप का होगा, एक पर्टिकुलर एंगल पे होगा जो 60 डिग्री पे होगा, उसको हम नॉन कन्फॉर्मेशन बोलेंगे, और 0 to 60 के बीच के कन्फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे? अननोन कन्फॉर्मेशन। कन्फॉर्मेशन आइसोमर दो टाइप के होंगे, वन इज सोहर्स, अदर वन इज न्यूमैन। सोहर्स एंड न्यूमैन कन्फॉर्मेशन। समझ पा रहे हैं? तो हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे सोहर्स कन्फॉर्मेशन से। अब ये क्या होता है स्टूडेंट? जब किसी कार्बन कार्बन बॉन्ड को रोटेट किया जाएगा तो यहाँ पे एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है। कार्बन पे 3 हाइड्रोजन होंगे। समझ में आ रहा है? पहले तो मैं नॉर्मल अगर बॉन्ड बनाऊं तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐसा, ये ऐसा है, राइट? इस तरह से। तो ये तो आप यहाँ कार्बन लिख भी सकते हैं, ये CH3 हो गया। क्या हो गया? CH3 तो ये दोनों CH3 है। अब एक कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? इधर भी। ये पॉइंट क्लियर? तो जब इनके कन्फॉर्मेशन बनाए जाएंगे, ये ऐसा। अब ये डॉट क्या इंडिकेट कर रहा है? कार्बन। क्या इंडिकेट कर रहा है? कार्बन। इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन होंगे। समझ पा रहे हैं? यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन होंगे। इस तरह से बना दिया हमने। अब जो हाइड्रोजन है, इस दो हाइड्रोजन के बीच में एंगल कितना दिख रहा है? कितना दिख रहा है? 120 दिख रहा है, राइट? यहाँ देखेंगे ये दो हाइड्रोजन के बीच में एंगल कितना दिख रहा है? sp3 का 109.5 होता है, वो बात अलग है। यहाँ पे क्या दिख रहा है मैं वो पूछ रहा हूँ आपसे। तो अब इनके बीच में एंगल 120 है। यहाँ दो हाइड्रोजन पास में है, और जब कोई भी ग्रुप पास में होगा तो उनमें क्या होगा? रिपल्शन। तो रिपल्शन यहाँ पे क्या होगा? मैक्सिमम या मिनिमम? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम रिपल्शन होगा, और अगर मैक्सिमम रिपल्शन हुआ तो स्टेबिलिटी क्या होगा? स्टेबिलिटी मिनिमम। स्टेबिलिटी मिनिमम। समझ पा रहे हैं या नहीं? मैक्सिमम रिपल्शन, मिनिमम स्टेबिलिटी। अब
इस मॉलिक्यूल को मैं अगर 60 डिग्री पे रोटेट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, 60 डिग्री पे रोटेट। एज वी नो एवरी 60 डिग्री नॉन कन्फॉर्मेशन। क्या कन्फॉर्मेशन 60 डिग्री पे ही हो सकता है? नहीं, ये हर एंगल पे हो सकता है। 1 डिग्री पे, 2 डिग्री पे, 3 डिग्री, 4 डिग्री, एवरी डिग्री पे इनका कन्फॉर्मेशन चेंज होगा। बट नॉन कन्फॉर्मेशन कौन सा होगा? पर्टिकुलर 60 डिग्री पे। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे 60 डिग्री पे अगर मैं इसको रोटेट करूंगा तो ये दोनों के बीच में 120 का एंगल है, तो 60 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। इसका 60 कहाँ पे आएगा? इधर, और इन दोनों के बीच में। तो जब रोटेशन किया जाता है तो क्या होता है, एक कार्बन को ऐसे फिक्स रखेंगे, दूसरे को ऐसे घुमाएंगे, और दूसरे को भी घुमा दिया तो स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस आएगा क्या? नहीं। तो अब ये कार्बन, ये एज इट इज है, समझ पा रहे हैं? अब इसका जो रोटेशन हुआ है वो क्या हो गया? 60 पे इस तरह से दिख रहा है, यही हुआ है ना? अब यहाँ हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इस तरह से। ये दोनों के बीच में, दोनों हाइड्रोजन के बीच में क्या है? डिस्टेंस ज्यादा है। डिस्टेंस ज्यादा है तो क्या होगा? मिनिमम रिपल्शन। मिनिमम रिपल्शन मतलब क्या होगा? मैक्सिमम स्टेबिलिटी। समझ पा रहे हैं? जब दो हाइड्रोजन पास में होंगे तो उस पर्टिकुलर कन्फॉर्मेशन को क्या बोला जाएगा? इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन। क्या बोला जाएगा? इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन। When two hydrogen come closer, तो that conformation are known as eclipse। अब यहाँ पे दो हाइड्रोजन दूर हैं, तो इनको क्या बोलेंगे? स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन है इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन। इन दोनों में अगर मैं आपसे पूछूं स्टूडेंट, स्टैगर्ड एक है आपके पास और एक इक्लिप्स है, दोनों में कौन स्टेबल हो? स्टैगर्ड और स्टेबल है इक्लिप्स। ये पॉइंट क्लियर है? ये 60 डिग्री पे है और ये कौन सी डिग्री पे है? 0 डिग्री। समझ में आ रहा है? यहाँ एक ये जो एंगल है, इस पर्टिकुलर एंगल को क्या बोला जाता है? टॉर्जिनल एंगल। क्या बोलेंगे हम? टॉर्जिनल एंगल। टॉर्जिनल एंगल क्या होता है? एंगल रिक्वायर्ड फॉर रोटेशन। एंगल रिक्वायर्ड फॉर रोटेशन। जिस पर्टिकुलर एंगल पे ये रोटेट होते हैं उस एंगल को क्या बोला जाता है? टॉर्जिनल एंगल। नहीं समझा? अब पर्टिकुलर रोटेशन के लिए एनर्जी भी तो लगेगी ना। आप रोटेट करा रहे हो, क्यों रोटेट हो? तो आप ये रोटेट नहीं होगा तो क्या करोगे? आप कुछ एनर्जी दोगे। एनर्जी जो भी दी जाएगी उस पर्टिकुलर एनर्जी को क्या बोला जाएगा? टॉर्जिनल एनर्जी। क्या बोला जाएगा? टॉर्जिनल एनर्जी। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर इथेन के रोटेशन के लिए 12.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी दी जाती है। कितनी दी जाती है? 12.5। तो ये एनर्जी क्या होगा मेरा? टॉर्जिनल एनर्जी। The minimum amount of energy, minimum amount of energy required for conformation, required for conformation or rotation, rotation or conformation are known as torsional energy। क्या बोलेंगे उसको? torsional energy। तो torsional energy कितना है? torsional energy मेरा 12.5 किलो जूल पर मोल। समझे? मेरा टॉर्जिनल एंगल यहाँ पे क्या है? समझ में आ रहा है? ये ध्यान में रखिए। एक और एंगल होगा इस दोनों के बीच में, इस दोनों के मतलब दोनों हाइड्रोजन के बीच में, इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल बनेगा उस एंगल का नेम क्या होगा? डायहेड्रल एंगल। क्या नेम होगा? डायहेड्रल एंगल। डायहेड्रल एंगल इस दोनों हाइड्रोजन के बीच में कितना है? 0। कितना है? 0। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0। समझ पा रहे हैं या नहीं? ये ध्यान में रखें। तो इनका डीएचए कितना है? 0। डायहेड्रल एंगल 0। दोनों ऐसे है ना, तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया? 0। इस तरह।
तो ये ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात करें हम, मैं एक छोटा सा पॉइंट ये भी लिखूंगा, अननोन कन्फर्मेशन। अननोन कन्फर्मेशन कौन से एंगल पे होगा? इन बिटवीन 0 to 60, इन बिटवीन 0 to 60, समझ में आ रहा है? और यू कैन से नॉट ओनली 60 to 120 का अगर रोटेशन होगा तो 60 और 120 के बीच में भी रोटेशन होगा, वो क्या होगा? अननोन। तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि पर्टिकुलर एवरी 60 डिग्री पे नोन कन्फर्मेशन होंगे और इन बिटवीन जो होगा वो क्या होगा? अननोन कन्फर्मेशन। और अननोन कन्फर्मेशन को एक नेम दिया जाएगा जिसको बोलेंगे स्क्यू कन्फर्मेशन। क्या बोलेंगे? स्क्यू कन्फर्मेशन। नहीं समझा? ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? पर्टिकुलर 60 डिग्री पे जो होगा, every 60 degree known conformation, समझ आ रहा है? इन बिटवीन जो भी कन्फर्मेशन होगा वो क्या होगा? अननोन। इन बिटवीन कन्फर्मेशन को हम क्या बोलेंगे? अननोन कन्फर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 0 to 60 है यहाँ पे, तो इसके बीच में 0 to 60 के बीच में जो भी होगा, समझ में आ रहा है? 0 to 60, और यू कैन से एग्जाम्पल इन बिटवीन 0 to 60 का जो एंगल होगा 1 डिग्री, 57, 58, 59, 59.9 कुछ भी हो सकता है, राइट? हमें पर्टिकुलर 60 डिग्री बोला गया, तो पर्टिकुलर 60 डिग्री पे नॉन कन्फर्मेशन होगा। इन बिटवीन 0 to 60 क्या होगा? अननोन होगा। तो इन बिटवीन ये क्या होंगे? अननोन कन्फर्मेशन। और अननोन कन्फर्मेशन को हम बोलेंगे क्या? स्क्यू कन्फर्मेशन। बीच कन्फर्मेशन, स्क्यू कन्फर्मेशन। ये समझ में आ रहा है या नहीं? अब यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मेशन, तो 60 वाला सबसे ज्यादा है स्टैगर्ड, समझ पा रहे हैं? और 0 to 60 के बीच में जो रोटेशन हो रहा है वो क्या होगा? स्क्यू। और ये 0 पे है, तो कौन सबसे ज्यादा? स्टैगर्ड, देन स्क्यू, देन इक्लिप्स। नहीं समझा? स्टेबिलिटी, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, देन स्टैगर्ड के बाद स्क्यू, स्क्यू के बाद ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं? स्टेबिलिटी ऑर्डर स्टैगर्ड, स्क्यू, इक्लिप्स। ये पॉइंट क्लियर? दूसरी, अगर इथेन के अलावा कोई और मॉलिक्यूल ले लिया जाए, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ऐसे, तो उनका कन्फर्मेशन क्या होगा? दूसरी बात ये, क्या मीथेन यहाँ पे कन्फर्मेशन शो करेगा? नहीं। मीथेन में कार्बन कार्बन बॉन्ड है क्या? नहीं। कन्फर्मेशन के लिए क्या चाहिए? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। इथेन में था, रोटेट हुआ। प्रोपेन में भी होगा। मीथेन न तो स्ट्रक्चरल आइसोमर शो करता है न तो कन्फर्मेशन शो करता है। इथेन, प्रोपेन स्ट्रक्चरल आइसोमर शो नहीं करते बट कन्फर्मेशन दे देंगे। समझ पा रहे हैं या नहीं? वो कन्फर्मेशन शो करेंगे। कैसे? इथेन का आपने पढ़ लिया, अब प्रोपेन की बात कर लेते हैं। CH3 CH2 CH। अब इनके भी स्ट्रक्चर को ओपन कर दीजिए आप। ऐसे अब दो कार्बन के बीच में रोटेशन करना है, तो आइदर आप इन दोनों कार्बन के बीच में रोटेशन कर दीजिए या फिर इन दोनों के बीच में। और दोनों में कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या? किसके बीच में भी रोटेशन कराओ सेम ही होने वाला है। समझ पा रहे हैं या नहीं? तो आप
इनका सब रोटेशन कराएंगे तो इस तरह से हो। अगर इन दोनों के बीच में रोटेशन कराए तो एक CH3 इधर आ जाएगा, ये CH3 हो गया, तो इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन बचे, एक इधर एक इधर। ये समझ पा रहे हैं? अब इस कार्बन पे क्या है, 3 हाइड्रोजन है, आया ना? अब ये कौन सा वाला स्ट्रक्चर होगा बोलो जरा। अब अगर हाइड्रोजन से ना पहचाने ना तो ऐसे पहचानेंगे, जरा ध्यान दें। ये दोनों बॉन्ड क्या थे, पैरेलल थे। यहाँ क्या है, इसमें देखिए एंटी पैरेलल, नहीं समझा? तो यहाँ से भी वही दिख रहा है, ये क्या लिख दूं मैं, दूसरा 60 डिग्री पे रोटेट कर दिया। अब ये रोटेट होके क्या होगा, ये यहाँ पे जाएगा ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन इधर और ये इधर है। समझ पा रहे हैं? बहुत इजी है ये कन्फर्मेशन। वो भी हाँ बोल रहे हैं, जो थोड़ा भी ध्यान दीजिए। इस तरह से हो जाए, समझ पा रहे हैं? तो ये इक्लिप्स और ये स्टैक्स। ब्यूटेन दे दिया जाए तब क्या होगा, नंबरिंग किधर से भी कर सकते हैं आप। ये अगर 1 है तो ये 2, ये 3, ये 4। यहाँ कितनी रोटेशन की पॉसिबिलिटी हो सकती है, 2। कैसे, एक C1 और C2 में, 1 and 2 में, और दूसरा C2 और C3 में। ये दोनों रोटेशन हो सकते हैं। जब C1 और C2 के बीच में रोटेशन होगा तो क्या होगा, और C2 एंड C3 के बीच में रोटेशन होगा तो क्या होगा। एक क्वेश्चन ऐसा बनेगा, कौन सा वाला रोटेशन ज्यादा स्टेबल होगा, C1 C2 या C2 C3? C2 C3। बट क्यों, दो ग्रुप जो है यहाँ पे, 2 CH3 ग्रुप जो है दोनों कार्बन पे अटैच है। अगर मैं C1 C2 पे रोटेट करा रहा हूँ तो इस वाले कार्बन पे एक इथाइल ग्रुप आ जाएगा, बल्कि ग्रुप एक ही कार्बन पे आ रहा है, तो उससे क्या होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा। समझ पा रहे हैं? इसको ऐसे भी मान सकते हैं, वो सीसॉ देखा हुआ है आपने, अगर एक ही जगह लोड ज्यादा दे दिया तो क्या होगा, वो नीचे और दूसरा वाला ऐसे होगा। तो बैलेंसिंग है क्या वहां पे, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, बैलेंस हो रहा है क्या, नहीं। समझ पा रहे? सिमिलरली यहाँ पे इतना बड़ा ग्रुप इस कार्बन पे रख दिया तो क्या ये मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, नहीं। रोटेट करा रहे ना, अब रोटेशन में एक जगह पे हैवी लोड दे दिया, दूसरा थोड़ा कम वेट वाला, तो रोटेशन क्या पॉसिबल है, इजीली रोटेट हो जाए, नहीं। रिपल्सन ज्यादा, और रिपल्सन ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, बोलो क्या लिख सकते हैं कि सेंटर कार्बन कार्बन बॉन्ड, सेंटर कार्बन कार्बन बॉन्ड conformation are more stable than terminal, more stable than terminal। इससे ज्यादा ये स्टेबल होगा। समझ पा रहे हैं या नहीं? सेंटर कार्बन कार्बन बॉन्ड conformation are more stable than terminal carbon carbon bond conformation। So you can see in butane C2C3 conformation more stable than C1C। नहीं समझा? अब आंसर तो फिलहाल ये ऐसा ही होगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन की जगह CH3,
इधर CH3 हो जाएंगे, बाकी सारे रोटेशन सेम ही होंगे। खाली आपको क्या एक नया पॉइंट यहाँ क्या मिला था कि कौन सा वाला कंफर्मेशन ज्यादा स्टेबल है। ये पॉइंट समझ पा रहे हैं या नहीं? तो ये ध्यान रखना। द नेक्स्ट पॉइंट आफ्टर सोहर्स कंफर्मेशन हम बात करेंगे न्यूमैन। किसकी बात करेंगे? न्यूमैन। आफ्टर सोहर्स हम किसकी बात कर रहे हैं? न्यूमैन। अब न्यूमैन में क्या होगा कि कार्बन कार्बन जो है ऐसे CH3 है, राइट। सबसे पहले हम इथेन की बात करें। इथेन में एक कार्बन जिसके पास 3 हाइड्रोजन है, दूसरा कार्बन उसके पास भी 3 हाइड्रोजन, इस तरह से, राइट। अब सोहर्स को जब हमने ड्रॉ किया था तो इस तरह से ड्रॉ किया था, यहाँ एक कार्बन, इसका बॉन्ड इधर, कार्बन कार्बन बॉन्ड दिख रहे थे, राइट। जब आप न्यूमैन ड्रॉ करेंगे तो उनका ये कार्बन को हमने क्या मान लिया, यहाँ स्फेरिकल से, समझ में आ रहा है, एक सर्कल में जहाँ पे जिसके सेंटर में क्या है, कार्बन, और उसके 3 ये बॉन्ड हाइड्रोजन, ये समझ पा रहे हैं, ऐसा होगा। अब जो ये कार्बन है, सपोज ये फ्रंट पे आ गया, दूसरा कार्बन किधर गया, वो क्या होगा, बैक साइड हो जाएगा। ये इधर कार्बन है, दूसरा कार्बन क्या पीछे साइड, क्या आपको दिख रहा है? ये दिख रहा है ना। आप ऐसा बोल सकते हैं ये कार्बन है, ये जो अभी ऐसा ये स्ट्रक्चर बताया मैंने, ये वाला ये ऐसा है ना, ये कौन सा कंफर्मेशन है बताओ? सोहर्स। अब क्या दिख रहा है, ये सेम ही है, बट क्या ऐसे डायरेक्शन में है, 3 बॉन्ड हो जाए, प्रॉपर 120 नहीं हो पाएगा, उंगलियों को तोड़ना पड़ेगा, जो मैं तुम्हारे लिए नहीं करने वाला। ऐसा हो सकता है, राइट। ये ऐसा कंफर्मेशन है, ये सोहर्स हो गया, ये अभी क्या दिख रहा है, समझ पा रहे हैं? तो ये ऐसा, ये फ्रंट वाला दिख रहा है, बट रियर वाला कार्बन दिख रहा है क्या, पर हाइड्रोजन थोड़ा बहुत दिख रहा है, समझ पा रहे हैं? बस इतना ही समझना है ना। अब ये क्या बनाया मैंने, जो बैक साइड रियर कार्बन है उसके हाइड्रोजन, नहीं समझा? समझ पा रहे हैं आप लोग? इजी जा रहा है या टफ जा रहा है? वेरी गुड, ये हो गया इस तरह से। अब इनके बीच में ऐसा देखने में लग रहा है आपको, पर ये पीछे साइड है ना, ये 2 हाइड्रोजन ऐसे थे, तो इनके बीच में जो डायहेड्रल एंगल होगा वो क्या होगा, DHA क्या होना चाहिए बोलो, 0। वेरी गुड, क्या होगा, 0। जब इसको 60 डिग्री पे रोटेट करूंगा, यहाँ पे भी तो रोटेशन होगा ना, जब इसको 60 डिग्री पे रोटेट किया तो अब इन दोनों के बीच में क्या है, 120 ना, ये नहीं दिख रहा है भाई, देखने से। तो अब वो इस साइड वाला हाइड्रोजन ऊपर जाएगा। हाँ, अरे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तू बैक साइड लिया है ना, बैक साइड से है, ये इधर है या इधर, दोनों सेम ही आने वाला है, नहीं समझा? पीछे साइड से है ना वो, और मैं इधर ही बनाऊंगा। तेरा अभी क्या बताया था, ये बैक साइड पे है, ऐसे है ना, ये इस तरह से, समझ पा रहे हैं? तो देखने वाले के नजरिए के ऊपर कैसे देख रहा है, ये ऐसे आ रहा है तो ये तो पीछे की साइड है, ऊपर भी रहेगा तो भी तो पीछे, ऐसा थोड़ी ये फ्रंट साइड है। आप समझ पा रहे हैं? अब फ्रंट वाले बॉन्ड को ना हमने सॉलिड बॉन्ड में बना दिया है इस तरह से, समझ पा रहे हैं आप? ये इस तरह से है, ये फ्रंट कार्बन है। अब जो रियर कार्बन है उसके हाइड्रोजन को मैं ऐसे बना रहा हूं, इस तरह से हो गया। आप समझे या नहीं? अब ये जो DHA 0 था, अब दोनों के बीच में DHA डायहेड्रल एंगल कितना आया, समझ पा रहे हैं या नहीं? ये क्या था, एक क्लिफ कंफर्मेशन, क्या था,
इक्लिप्स। इसको क्या बोलूं मैं? समझ में आ रहा है? तो ध्यान दीजिए, फिर से 60 पे रोटेट किया तो क्या होगा? ये वाला हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब सारे हाइड्रोजन ही है, भले नो डाउट ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे था, अब इधर आ रहा है, 120 DHA 120 होगा। समझ में आ रहा है? बट सभी आइडेंटिकल ग्रुप होने की वजह से मैं दो ही स्ट्रक्चर बना। अब यहाँ मैं क्या बोलूंगा? फिर से 60 पे क्या होगा? इक्लिप्स। फिर से 60 पे क्या होगा? स्टैगर्ड। बट अगर इन दोनों ग्रुप में डिफरेंट हो जाए, कोई अलग अलग ग्रुप आ जाए, तब क्या होगा? मुझे सारे स्ट्रक्चर बनाने को नहीं समझा, क्योंकि अब यहाँ CH3 हो गया, अब CH3 इधर आ गया, फिर CH3 इधर आएगा। समझ पा रहे हैं? तो मैं आपसे पूछूं कि कौन सा वाला स्ट्रक्चर स्टेबल होगा, ये भी क्वेश्चन बनेगा। तब स्टेबल कहाँ पे होगा? जब दो बड़े ग्रुप अपोजिट साइड, मतलब 180 पे हो। समझ पा रहे हैं या नहीं? नहीं समझा? पर यहाँ पे सारे हाइड्रोजन हैं, आइडेंटिकल हैं, तो मैं किधर भी किसको लेके जाऊं दो ही टाइप के स्ट्रक्चर दिखने वाले हैं। स्ट्रक्चर दो ही दिखने वाले हैं ना, एक इक्लिप्स, दूसरा स्टैगर्ड। इक्लिप्स, स्टैगर्ड। समझ पा रहे हैं या नहीं? यस और नो? नाउ लुक एट दिस, कार्बन CH3 फॉर्म में था, राइट? अगर मैं इसको CH2 लिख दूं और एक कार्बन पे X, दूसरे पे Y, where X and Y is any group, X and Y is any group, कोई ग्रुप हो गए, तो अब इनके कन्फर्मेशन कैसे होंगे? इसमें कितने कन्फर्मेशन मैं अलग अलग बना सकता हूँ, तो वो हम यहाँ पे ध्यान देंगे। X को मैंने यहाँ पे ले लिया, ये दो हाइड्रोजन, राइट? Y इधर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। कोई डाउट है? समझ में आ रहा है? 60 डिग्री पे रोटेट किया, DHA 0 था, अब क्या हो जाएगा? यहाँ X हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्या हो जाएगा? Y इधर, ये हाइड्रोजन और ये, अब ये दोनों एक दूसरे की 60 डिग्री पे, इसको अब यहाँ दोनों के बीच में क्या है? 0 डिग्री ना। इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को क्या बोलूं मैं? फुल्ली इक्लिप्स, पूरी तरह से, क्योंकि DHA क्या है? 0। और इसको क्या मैं बोलूंगा? गॉच कंफर्मेशन। क्या बोलूंगा? गॉच कंफर्मेशन। कौन सा कंफर्मेशन है? गॉच। इधर खाली मैंने इक्लिप्स और स्टैगर्ड लिखा, फुल्ली इक्लिप्स, गॉच ऐसा कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो हाइड्रोजन को मैं चेंज भी करता तो भी वो सब तो हाइड्रोजन ही है ना, सब आइडेंटिकली दिख रहे। समझ पा रहे हैं आप? पर अब जरा बताइए, अब क्या होगा? अगला रोटेशन फिर से 60 पे रोटेट कर दें। अब 60 और 60 टोटल कितना हो गया? 120। 120 पे ये वाला Y किधर आ जाए? X हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर से 60 ले रहा हूँ, ये रियल वाला बाद में बनाता हूँ, ठीक से। अब क्या हो जाएगा? X हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, अब टोटल क्या हो गया? 180। समझ पा रहे हैं? ध्यान में रखना। इधर क्या होगा? अब पार्शियल इक्लिप्स बनने वाला है, Y इधर आ जाएगा, हाइड्रोजन इधर आएगा और दूसरा हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? अब फिर से क्या हो जाएगा? Y यहाँ पे, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन। क्या इसमें से कोई भी स्ट्रक्चर आपको सेम दिख रहा है? समझ पा रहे हैं? अब इसको क्या बोलूं? ये भी इक्लिप्स स्ट्रक्चर ही है ना, बट ये क्या फुल्ली इक्लिप्स है? नहीं। इसको क्या बोलूं मैं? पार्शियल इक्लिप्स। और इसको क्या बोलेंगे? एंटी। क्या बोलेंगे? एंटी। वाई एंटी? टू ग्रुप प्रेजेंट एट अपोजिट साइड, 180 पे है। समझ में आ रहा है? ये ध्यान में रख। ये भी स्टैगर्ड है, ये भी स्टैगर्ड है। ये स्टैगर्ड का एंटी फॉर्म है, ये स्टैगर्ड का गॉच फॉर्म है। नहीं समझा? ये भी तो स्टैगर्ड ही है ना। ये दोनों इक्लिप्स है,
बट ये क्या है फुल्ली और ये क्या है पार्शियल। फिर से 60 डिग्री पे घुमाया, अब टोटल कितना हो गया 180 प्लस 60 60 ना 180 प्लस 60 240। इधर क्या होगा, अब ये जो y है यहाँ आ जाएगा, आया ना। ध्यान देना नहीं तो सब मिक्सअप होने लगेगा। हो गया, मिक्स तो नहीं हो गया। एक्स एच और एच, अब क्या होगा ध्यान देना, ये जो y है यहां था ना, इधर आ जाएगा और यहाँ पे समझ पा रहे हैं या नहीं। दूसरा y इधर आएगा, बाकी सब इधर आएगा। फिर से 60 ले लिया तो फुल्ली क्लिप 360। अब यहाँ पे ये 60 था, ये क्या हो गया 120, ये 180, ये 240 और ये 300। ये पूरा कंफर्मेशन पूरे एंगल की बात हुई। यहाँ से यहाँ 60 ही है, बट पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना घुमाया हमने, समझ पा रहे हैं या नहीं। नाउ अब इसको क्या बोलेंगे, ये भी क्या होगा पार्शियल इक्लिप्स, सेम ना, ये और ये स्ट्रक्चर सेम है, एंगल भी सेम है, फर्क क्या है दोनों में, एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा, इसको क्या बोलेंगे गॉज, ये भी गॉज है। तो ये वाला स्ट्रक्चर और ये दोनों सेम है, ये क्लॉकवाइज 60 है और ये एंटी क्लॉकवाइज 60। समझ पा रहे हैं या नहीं। अब यहीं पे आपसे कोई स्टेबिलिटी पूछ ले, क्या पूछ ले स्टेबिलिटी, तब क्या होगा ध्यान दीजिए। स्टेबिलिटी का ऑर्डर, यहाँ तो स्टैगर इज मोर देन इक्लिप्स ना, यहाँ मोर देन 2 कंफर्मेशन है, यहाँ 2 ही था तो स्टैगर इक्लिप्स बोल दे रहे थे। फुल्ली इक्लिप्स है, गॉच है, पार्शियल है, एम्प्टी है, बाकी इधर पार्शियल और गॉच है। तो क्या लिखूं मैं, सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होगा, एम्प्टी के बाद गॉच, गॉच के बाद, अच्छा यहाँ और मैं एक ऐड कर दूं स्क्यू, 60 पे तो हो ही रहा है ना, 30 डिग्री से कर दिया तो पूरी तो स्क्यू होगा, नहीं समझ। अगर स्क्यू लेके आ जाओ तो गॉज के बाद क्या आएगा स्क्यू आएगा, समझ में आ रहा है। जनरली पूछेगा नहीं, बट अगर पूछा तो गॉज के बाद क्या आएगा स्क्यू आएगा। स्क्यू वाला आपको बहुत रेयर ऐसा पूछा जाएगा, क्योंकि पार्शियल इक्लिप्स है फुल्ली इक्लिप्स, आपको यही पूछेंगे, इसके लिए तो बहुत रेयर, बट आपको ध्यान में रखना है। समझ पा रहे हैं या नहीं। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, एंटी गॉज पार्शियल फुल्ली, बट पार्शियल और फुल्ली से भी पहले कौन आएगा, समझ पा रहे हैं या नहीं, आया ना, ये ध्यान रखना। अगर ये पूछा तो ये हमें पता होना चाहिए। जनरली स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, एंटी गॉज पार्शियल फुल्ली, एंटी गॉज पार्शियल फुल्ली, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। समझ में आ रहा है। बट कभी कभी ऐसा हो जाएगा, अब ये कब होगा, इंटरचेंज हो रहा है, बाकी ऑर्डर सेम रहेंगे, खाली ये दोनों चेंज हो सकते हैं, पर ये कब चेंज होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा है, याद आ रहा है कुछ ना। तो जब इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, क्या होगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इन केस ऑफ इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग गॉज इज मोर स्टेबल देन, क्योंकि वहां एक एडिशनल बॉन्ड बन रहा है, किसमें, गॉज में। समझ पा रहे हैं या नहीं। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, व्हिच कंफर्मेशन इज मोर स्टेबल, व्हिच कंफर्मेशन इज मोर स्टेबल। तो आपको ना सारे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, तो कम से कम 2 बनाएंगे, और थोड़ा प्रैक्टिस हो गया 2 भी नहीं बनाने का, एक ही बनाने का। कौन सा वाला बनाना चाहिए अपने को, गॉज। अगर गॉज में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा
तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? गॉच इज मोर स्टेबल एंड एंटी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखा तो एंटी देन गॉच देन स्किव देन पार्शियल फुल। नहीं समझा? जनरली ऑर्डर क्या है वो समझ में आ रहा है? एंटी गॉच पार्शियल फुल। अगर ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है तो इनकी एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? एनर्जी किसकी ज्यादा होगी बोलो जरा? फुल्ली इंक्रीज देन पार्शियल इंक्रीज देन गॉच देन एम्प्टी। अब यहाँ पे जरा ध्यान देंगे, वही फिर से टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई ना। स्टेबिलिटी अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया तब चेंज हो जाएगा ना, जो ज्यादा स्टेबल उसकी एनर्जी कम। अब मैं कुछ एग्जांपल ले लूं और आपसे पूछूं कौन ज्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल। एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ और आप मुझे बताएंगे विच कन्फर्मेशन आर मोर स्टेबल। यहाँ तक कोई डाउट है अपने को? ये सब समझ में आ गया? तो एक जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पहले एग्जांपल समझा भी देगा। यहाँ मैंने स्टूडेंट CH2 लिया है, इधर CH2 लिया है, इधर OH और इधर भी OH। समझ पा रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पता है ना? हाइड्रोजन का फूड, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन पढ़ाया रहेगा पक्का ना? तो कुछ चेहरे देख के ऐसा लग रहा है कि पढ़ाया है, तो ये हाल है ना? पढ़ाया या नहीं पढ़ाया? तो हाँ बोलो फिर क्या ना। लुक एट ये स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा है? CH2 के साथ एक OH, दूसरा CH2 के साथ OH। ये पूरे डायग्राम दिख रहे हैं अपने को? हम लोग ने क्या डिस्कस किया है कि हम सारे डायग्राम को नहीं बनाएंगे, दो बनाए, अभी के लिए दो बनाए, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा तो एक ही बनाएंगे। तो मैं पहले दो कन्फर्मेशन बना देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है डाउट आएगा तो इन दोनों में ही आएगा, बाकी का ऑर्डर तो क्या है, सेम है। अब अगर जब गॉच बनाने जाएंगे तो यहाँ पे एक OH है तो दूसरा OH किधर आना चाहिए बोलो जरा? 60 डिग्री पे आया ना, इधर आ गया। अब इसकी बात करें, हाइड्रोजन इधर और ये समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे ये OH H और H, एंटी बोला है, ये गॉच बनाया है, ये एंटी बनाने जा रहा हूँ। एंटी में OH किधर आएगा? यहाँ पे ये H, यहाँ पे भी ये H। अब बताओ कौन ज्यादा स्टेबल? पहले तो ये बताओ क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? नहीं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रोल क्या है? ये O और H, नो डाउट ये पोलर तो है, ये डेल माइनस और ये डेल प्लस, पर ये डेल प्लस को खींचने वाला भी तो कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। माना ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पर ये हाइड्रोजन पोलर है क्या? क्या ये हाइड्रोजन डेल प्लस है? इसको खींच पाएगा ये ऑक्सीजन? क्यों? क्योंकि ये कार्बन से अटैच है। और हमने क्या पढ़ा है? हाइड्रोजन का फूड, हाइड्रोजन वही जो फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ, फ्लोरीन के साथ कभी कभी, राइट? अब ध्यान देंगे, इसकी बात करेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, नो डाउट। OH में ऑक्सीजन अगर क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे ये डेल नेगेटिव है, राइट? माइनस तो है ही ना। इसके हाइड्रोजन को मैं क्या कर रहा हूँ? ओपन कर रहा हूँ, किसके? O और H। यहाँ क्या दिख रहा है? ये डेल माइनस है और ये क्या है? डेल प्लस। अब ये डेल प्लस है और इधर क्या दिख रहा है आपको? डेल माइनस। इन दोनों के बीच में एक फोर्स क्रिएट होगा, चाहिए तो ये वाला H को इधर लिख दीजिए, थोड़ा समझ लीजिए, ऐसा है। अब ये O और ये H के बीच में एक फोर्स आ रहा है, इस फोर्स को क्या बोलेंगे? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट क्या यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगा? इधर आएगा? नहीं। कभी कहाँ पे? गॉच में। इधर भी नहीं बनेगा ना इन दोनों के बीच में। तो गॉच में क्या हो गया? इंट्रा
मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, किससे? एंटी से। नहीं समझा? समझ में आ रहा है या नहीं? गॉच इज मोर स्टेबल देन एंटी। Why Gauch is more stable than anti? Because of intramolecular hydrogen bonding. Intramolecular hydrogen bonding. आपको हमेशा स्टेबिलिटी का ऑर्डर यही याद रखना है, पर ये भी याद रखना है साथ में कि ये इंटरचेंज होंगे कब? जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। नहीं समझ? अब कुछ एग्जांपल दे दूं। एक तो बता दिया बहुत डिटेल में, दूसरा एग्जांपल जैसे सेम CH2 CH2, इधर OH फ्लोरीन, ऐसा ले लिया। अब इधर बताओ, अब ना आपको क्या करना चाहिए पता है? ये दोनों को ऐसे माइंड में फिट कर लेना चाहिए कि अब यहाँ क्या आएगा, एक गॉच है तो मतलब OH और F ना, और एंटी में OH और F इधर आ गया। अब बोलो क्या होगा? विच वन इज द मोस्ट स्टेबल? गॉड। क्यों? क्योंकि इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है। और फिर भी अगर ये डाउट है, स्ट्रक्चर को बनाओ, कंफ्यूजन को दूर करो। समझ पा रहे या नहीं? इधर फ्लोरीन आएगा, हाइड्रोजन, फ्लोरीन इज अ मोर नेगेटिव ना, तो यहाँ पे ये डेल नेगेटिव, अब यहाँ ये डेल पॉजिटिव और ये क्या है? डेल नेगेटिव। तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स क्रिएट हो रहा है। वो फोर्स क्या होगा? इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जब भी इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा तो क्या होगा? स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। ये गॉच इज मोर स्टेबल, किससे हो जाएगा? एंटी। एंटी का स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, आप समझ पा रहे हैं? बना पाएंगे? पक्का? चलो इधर बताओ क्या होगा, बोलिए। इसका स्टेबिलिटी क्या होगा? एंटी मोस्ट स्टेबल है, क्योंकि यहाँ कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा नहीं। इधर बताओ क्या होगा स्टेबिलिटी? और मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन आए क्या करने का? बना के चेक करो, इसका वाला चेक करो जरा, खाली गॉच बनाओ। कहाँ कहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, समझ में आ रहा है? इसमें डाउट है? बनेगा? आया ना? बनेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी, बट क्यों? इसका जो हाइड्रोजन है किसके साथ है? कार्बन के साथ, ऑक्सीजन के साथ नहीं। पहली बात तो सबने हाँ ही बोला था ना, तो जब मैंने बोला स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तब सबको अकल आया। उसके पहले तो क्या था? नहीं, गॉच इज मोर स्टेबल देन एंटी, सबने यही बोला था। बट स्ट्रक्चर सभी बोला कि स्ट्रक्चर बनाओ, तो आधे लोग तो पहले ही समझ गए, कुछ तो जोड़े। तो आंसर बने बनाए या ना बनाए, उन्होंने समझ लिया कि आंसर ये नहीं होने वाला। जैसे तुम गेम खेल रहे हो वैसे मैं भी खेल रहा हूँ। लुक एट दिस, एल्डिहाइड में क्या होगा? इस तरह से होगा। अब जरा हाइड्रोजन देखिए एल्डिहाइड का,
नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या होगा? एंटी इज मोर स्टेबल देन गॉस, ये ध्यान में रखना। और इधर क्या होगा? हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ है तो पोलर है, समझ पा रहे हैं? तो क्या हो जाएगा? गॉस इज मोर स्टेबल देन इधर, गॉस इज मोर स्टेबल देन इधर, समझ में आ रहे हैं? अब एग्जाम में कुछ भी दे दे, स्ट्रक्चर आप बना पाएंगे पक्का? इस पूरे कंफर्मेशन में आपको ध्यान देना है कि कंफर्मेशन दो टाइप के होते हैं। कौन से दो? सोहर्स एंड न्यूटन। सोहर्स का यहाँ पे दो सभी कंफर्मेशन सेम ही है, खाली देखने का ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वर है उसका नजरिया बदल रहा है। सामने से देख रहा है, इधर से फिशर, फिशर में ऐसे ही था ना, याद तो रहा, ये फिशर प्रोजेक्शन। और ये क्या है? सोहर। और ये क्या है आपका? नहीं समझा? तो स्ट्रक्चर वही है, देखने का खाली वो डायरेक्शन अलग है, डायरेक्शन अलग, कंफर्मेशन अलग। इतना लिख लीजिए ना। कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोएल्कीन की बात करेंगे। कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोएल्कीन, नीट में डायरेक्टली साइक्लोएल्कीन का कंफर्मेशन नहीं है, बट कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोएल्कीन का यहाँ पे हम जिक्र न करके साइक्लोएल्कीन के एंगल स्ट्रेन की बात कर रहे हैं। साइक्लोएल्कीन के एंगल स्ट्रेन, तो एक टॉपिक है एंगल स्ट्रेन जो इम्पोर्टेंट भी है और इनडायरेक्टली बहुत जगह पे ऑर्गेनिक रिएक्शन में यूज भी आता है। तो यहाँ पे एंगल स्ट्रेन की बात करें हम, क्या? एंगल स्ट्रेन। As I told you कि कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन अपने सिलेबस में नहीं है, तो हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? साइक्लोहेक्सेन भी नहीं है या कोई भी कंफर्मेशन साइक्लिक रिंग का नहीं है, तो डायरेक्टली आप एंगल स्ट्रेन की बात करेंगे। एंगल स्ट्रेन होता क्या है? व्हाट इज एंगल स्ट्रेन? एंगल स्ट्रेन को मैं शॉर्टकट में एएस लिख दूं। एएस इज इक्वल टू हाइब्रिड एंगल माइनस एक्चुअल एंगल डिवाइड बाय 2। हाइब्रिड एंगल माइनस एक्चुअल एंगल डिवाइड बाय 2, ये क्या है? एंगल स्ट्रेन। समझ में आ रहा है? ये बातें ध्यान में रखिए। अब यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखिए, मिनिमम एंगल स्ट्रेन, मिनिमम एंगल स्ट्रेन, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। मिनिमम एंगल स्ट्रेन, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। जितना कम एंगल स्ट्रेन होगा उतना ज्यादा क्या होगा? स्टेबिलिटी। इसका रिवर्स क्या हो जाएगा? जितना ज्यादा एंगल स्ट्रेन उतना कम स्टेबिलिटी। ये पॉइंट क्लियर? अब ये एंगल स्ट्रेन कैसे ढूंढेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको दिया है साइक्लिक रिंग, साइक्लोप्रोपेन, फिर साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन एंड साइक्लोहेक्सेन। ये समझ पा रहे हैं? इनका एंगल स्ट्रेन ध्यान में रखते हैं। कैसे कैलकुलेट करना? जितने भी कार्बन है सिंगल बॉन्ड में है तो क्या होगा? sp3। इधर भी ये सारे कार्बन क्या है? sp3 और sp3। एज वी नो हाइब्रिड एंगल क्या होता है? हाइब्रिड एंगल की बात करें तो sp3 में 109.5 और sp2 में क्या होता है? 120 और sp में क्या होता है? 1। ये हाइब्रिड एंगल हो गया। अब अगर एक्चुअल एंगल की बात की जाए, रिंग का यहाँ पे जो एंगल है वो कितना है? तो यहाँ पे इसका एंगल कितना है? 60 है। और क्या है? कैसे निकालेंगे? वैसे भी कर सकते हैं, नहीं तो एक फॉर्मूला होता है ना, कौन सा? 360 डिवाइड बाय जितना मेंबर रिंग है, 3 मेंबर रिंग है, तो कौन सा एंगल आएगा? एक्सटर्नल एंगल।
तो उसको 180 से 180 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इंटरनल एंगल। समझ पा रहे हैं या नहीं? तो इधर क्या आएगा, इधर 360 डिवाइड बाई 5 कितना आया, हाँ 72। 180 से माइनस करो, 180 माइनस 72 क्या मिला, 10। नहीं समझा? अब ये कितना आएगा, 120। अरे 360 डिवाइड बाई 6, 60 आ रहा है, 120 ये इनका एंगल है। अब यहां से आपको हाइब्रिड एंगल माइनस एक्चुअल एंगल, तो साइक्लोप्रोपेन की बात करें अगर, एंगल स्ट्रेन फॉर साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन के लिए क्या आएगा, 109.5 माइनस डिवाइड बाय वैल्यू कितना आएगा, 49.5 डिवाइड बाय 2 कितना आया, बराबर। एंगल स्ट्रेन फॉर साइक्लोब्यूटेन क्या हो जाएगा, 109.5 माइनस 90 डिवाइड बाय 2 ना, कितना आ रहा है, 19.5 मतलब 9. इधर क्या आ रहा है, 109.5 माइनस 108 कितना आएगा, साइक्लोहेक्सेन में क्या आएगा वैल्यू, माइनस में 109.5 माइनस 120 डिवाइड बाय 2 कितना आया, ये 10.5 माइनस में है तो माइनस 5.25। समझ में आ रहा है? तो ये वैल्यू बता रहा है कि यहाँ पे सबसे कम वैल्यू है, और निगेटिव साइन ये बताता है कि यहाँ स्ट्रेन जो है रिंग के इनसाइड हो गया, अंदर की तरफ। इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम। तो यहाँ पे अगर स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें तो क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन आर मोर स्टेबल देन cyclopentane, then cyclobutane, then cyclopropane। समझ पा रहे हैं? ये स्टेबिलिटी है, यहाँ पे ध्यान दें। साइक्लोहेक्सेन का एक छोटा सा इंफॉर्मेशन खाली ध्यान में रखेंगे। साइक्लोहेक्सेन समझ में आ रहा है? अब साइक्लोहेक्सेन का कन्फॉर्मेशन कितने टाइप के होते हैं, खाली डायरेक्टली वो बता रहा हूँ आपको। एक चेयर फॉर्म होता है, क्या होता है, चेयर फॉर्म। समझ पा रहे हैं? अब ये जो फॉर्म है इसको चेयर फॉर्म बोलते हैं। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, ये चेयर फॉर्म होता है। समझ पा रहे हैं? एक हाफ चेयर भी होता है और एक स्विच बोर्ड और बोर्ड भी होता है। समझ पा रहे हैं? हाफ चेयर कुछ इस तरह से होती है। ये इस तरह से होगा, समझ पा रहे हैं? ये थोड़ा स्ट्रक्चर ऐसा ना हो, लगभग ऐसा आ जाता है। ये हाफ चेयर इस तरह से होता है, ये कार्बन काउंट नहीं होता, ये इस तरह से होता है। फिर एक बोर्ड होता है, बोर्ड फॉर्म। ऐसा हो जाएगा, इसको बोर्ड फॉर्म बोलेंगे। इसको हाफ चेयर, हाफ चेयर की कई फॉर्म है, ये एकदम इजी वाला मैंने बता दिया। बोर्ड, फिर एक ट्विस्ट बोर्ड होगा, ये बोर्ड क्या हो गया, ट्विस्टेड फॉर्म में होगा।
इसको क्या बोलेंगे? ट्विस्ट बोर्ड। समझ पा रहे हैं? इनकी स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है? तो चेयर सबसे ज्यादा स्टेबल, देन ट्विस्ट बोर्ड, देन बोर्ड, देन समझ पा रहे हैं या नहीं? खाली स्टेबिलिटी ध्यान में रखिए और कुछ नहीं। चेयर फॉर्म मोस्ट स्टेबल है, ट्विस्ट बोर्ड, देन बोर्ड, देन हाफ चेयर। अब ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगा? रिवर्स, उल्टा हो जाएगा। ये समझ पा रहे हैं या नहीं? तो ये ध्यान में रखना, इनकी एनर्जी जो होगी वो हाफ चेयर का ज्यादा, चेयर का कम। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? एक्सियल और इक्वेटोरियल आपने पढ़ा हुआ है। यहाँ कभी कभी एक्सियल और इक्वेटोरियल पूछा जाता है, जरा ध्यान दीजिए। ये जो कार्बन है ऊपर की तरफ है, ये जो बॉन्ड है ऊपर की तरफ वाला बॉन्ड, ये एक्सियल होगा और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? इक्वेटोरियल। समझ पा रहे हैं? यहाँ एक्सियल क्या होगा? ये वाला बॉन्ड एक्सियल, ये तो मैं ए लिखते जा रहा हूँ और यहाँ ई लिख दिया तो इक्वेटोरियल। समझ पा रहे हैं या नहीं? तो ये इक्वेटोरियल हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? अगर यहीं पे कोई ग्रुप रख दूं मैं, जैसे इधर मिथाइल है और इधर भी मिथाइल है, दोनों एक्सियल पे मिथाइल है, अब आपसे पूछ दे कि ये सिस फॉर्म है या ट्रांस फॉर्म? ट्रांस। कैसे? ये वाला बॉन्ड ऊपर की तरफ, ये वाला बॉन्ड नीचे की तरफ, दोनों एक्सियल है, उससे मतलब नहीं है, बॉन्ड डायरेक्शन किधर है? ये ऊपर, ये नीचे, तो क्या हो जाएंगे? कभी कभी साइक्लिक रिंग के चेयर फॉर्म में भी ऐसा दिया जाता है। समझ पा रहे हैं या नहीं? तो यहाँ पे भी आपको ये दिया जाएगा कि सिस और ट्रांस क्या है। तो ये स्ट्रक्चर बताने का मेरा मेन रीजन यही था, मुझे इनसे मतलब नहीं है, मुझे खाली चेयर फॉर्म से मतलब था, पर ये बता रहा था तो आपको ये भी एक इंफॉर्मेशन दे दिया। समझ पा रहे हैं कि अगर स्टेबिलिटी, बट चेयर फॉर्म कभी कभी दिया जाएगा, बोलेगा इसमें कौन सा आपका सिस है या ट्रांस है, तो इसमें ध्यान में रखेंगे कि अब ये जो एक्सियल, ये बॉन्ड ऊपर की तरफ है ना, और ये बॉन्ड कहाँ पे है? नीचे की तरफ, तो दोनों बॉन्ड के बीच में अपोजिट साइड है। समझ में आ रहा है? एक ऊपर और एक नीचे, अपोजिट साइड क्या बोले जाएंगे? ट्रांस। अब दो आइडेंटिकल ग्रुप यहाँ पे है इस पोजीशन पे, तो ये देखिए कहाँ? नीचे, ये कहाँ पे? ऊपर, ये भी क्या होगा? ट्रांस। नहीं समझा? ये बॉन्ड नीचे की तरफ है, ये बॉन्ड ऊपर की तरफ है, एक नीचे एक ऊपर, इनके बीच में भी कौन सा आइसोमर बनेगा? ट्रांस। समझ पा रहे हैं या नहीं? ये ध्यान में रखना। एक दो स्ट्रक्चर अगर बना दूं मैं और आपसे पूछूं, चलो मुझे बताओ कि ये कौन से टाइप का आइसोमर है? सी से या ट्रांस है? सी से। कैसे पता? ये भी ऊपर और ये हो गया सिस फॉर्म। कैसे? हाइड्रोजन यहाँ आएगा नीचे, इसका हाइड्रोजन। समझ पा रहे हैं या नहीं? ये कौन सा फॉर्म है? दोनों ऊपर की तरफ है, तो ये सिस हो गया ना। समझ पा रहे हैं या नहीं? ये ध्यान में रखिए, ये भी सिस है और ये भी सिस है। इसका ट्रांस बनाना चाहें तो अब क्या हो जाएगा? ये ग्रुप दोनों अपोजिट वाले हैं ना, ये ट्रांस। तो कौन सा ट्रांस है? 1 2 3 4 ना, 1 2 3 4, 1 4 ट्रांस है। कौन सा ट्रांस है? 1 4। ये ध्यान में रखें। तो कहने का मीनिंग ये है कि आपको साइक्लिक रिंग के 6 नंबर रिंग में भी ऐसा दे दिया जाएगा चेयर फॉर्म में, बोलेंगे सिस है या ट्रांस है, आप ये समझ पाएंगे। अब ये कंफर्मेशन बहुत रेयर आपको मिलेगा, है नहीं आपके सिलेबस में, तो नहीं पूछेंगे। तो आप खाली स्टेबिलिटी एक ऑर्डर ध्यान में रखेंगे, दूसरा ये ध्यान में रखेंगे। अब चेयर फॉर्म की एक खासियत और होती है, ये जो एंगल होता है ना इनके बीच में, वो एग्जैक्ट 109.5 के आसपास एग्जैक्ट। इसलिए ना चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल क्यों होता है? क्योंकि इस चेयर फॉर्म का एंगल स्ट्रेन ना
जीरो होता है, क्योंकि ये एक्चुअल एंगल क्या है 109.5 और हाइब्रिड एंगल क्या होगा 109.5, तो वो क्या हो गया 0 डिवाइड बाई 2 0। तो चेयर फॉर्म क्यों ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इनका एंगल स्टेट जीरो। ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? तो ये चीजों को ध्यान में रखेंगे कि एंगल स्ट्रेन क्या होता है, जितना ज्यादा एंगल स्ट्रेन होगा उतना कम स्टेबिलिटी, और जितना कम एंगल स्ट्रेन होगा उतना ज्यादा। समझ पा रहे हैं? इतना लिखिए, दैट्स इट।